साथियों नमस्कार। एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 जब क्रैश हुई तब उसमें 242 लोग सवार थे, लंदन जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार विमान में कदम रखा था, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने घर वापस जा रहे थे, शायद अब वे कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इसके बाद जिसकी ज़िम्मेदारी थी, क्या वो ज़िम्मेदारी तय हो पाई? क्या नेताओं के फ़ोटो, वीडियो से ही केवल ज़िम्मेदारी तय हो जाएगी या फिर प्रधानमंत्री के उस साइट को विज़िट करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस बात की गारंटी मिल जाएगी कि इस तरह के दुर्घटनाएँ अब नहीं होंगी? क्या ये आश्वासन सरकार दे पाई है? इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। आलोक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आलोक जी, अमित शाह पहुँचे, नरेंद्र मोदी पहुँचे और नायडू साहब पहुँचे। जवाब में केवल और केवल रील, वीडियोज़ और फ़ोटोज़ मिले हैं। क्या इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा था क्या देश? देखिए, देश पूरी तरह से एक संवेदनशील सरकार की तरह व्यवहार की पूरी तरह से उम्मीद कर रहा हुँ, था। लेकिन इस सरकार का इतिहास है, ज़िम्मेदारी नहीं लेती है। ये सरकार भाग के खड़ी हो जाती है। प्रधानमंत्री कभी जनता के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी सेना के पीछे खड़े हो जाते हैं, ज़िम्मेदारी से भागते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के गृह मंत्री वहाँ पर ये बयान देते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, इसको रोका नहीं जा सकता। हुँ, तो फिर आप सरकार किस लिए चला रहे हैं? पकौड़े तलने के लिए? गृह मंत्री महोदय, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, हुँ, उम्मीद करते थे वहाँ पर जनता, देश की जनता चाहती थी कि आप कहते कि जिसकी भी ज़िम्मेदारी होगी हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, हुँ, लेकिन आपने नहीं लिया। हुँ, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी देश की जनता, उनकी चिंता है ही नहीं। आपकी प्रायोरिटी तो है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये बंधे रहें, सरकार चली रहे। सिविल एविएशन मिनिस्टर हों, वो भी रील बनवाते जा रहे हैं वहाँ, म्यूज़िक के साथ रील चल रही है। हुँ, मोदी जी जा रहे हैं तो दर्जनों कैमरे लेके जा रहे हैं। अरे भई, ऐसी संवेदनहीन सरकार, ऐसे संवेदनहीन नेता हुँ, देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। हुँ, आज देखिए, हालत ये है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी वहाँ पर डॉक्टर्स के हॉस्टल के ऊपर वो हवाई जहाज़ गिरा। दर्जनों डॉक्टर्स और कर्मचारी वहाँ पर मर गए। हुँ, उनको मुआवज़ा सरकार को अभी तक घोषणा क्यों नहीं की सरकार ने? हुँ। उसके लिए भी डॉक्टर्स को कोर्ट जाना पड़ रहा है, न्यायालय जाना पड़ रहा है। जबकि इतनी एक बड़ी प्राइवेट दुर कंपनी टाटा ने कर दिया मुआवज़ा देखिए, घोषित। टाटा ने कर दिया, हाँ, इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा, जी। लेकिन क्या उन डॉक्टर्स के परिवार के लोग, उनको किसी तरह का कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए? हुँ, ये मतलब इतनी निकृष्ट सरकार है, इतने बड़े हादसे पर भी लोगों को न्यायालय जाना पड़ेगा और उसके बाद न्यायालय से रिलीफ मिलेगा। बड़ी संवेदनहीन इसका सरकार इसका है। एक एंगल ये भी आता है कि जब कभी रेल हादसा हुआ तो कुछ लाखों का मुआवज़ा तय कर दिया गया, तो रिएक्शन ये आते हैं कि क्या इतना भर काफ़ी है? क्या हम लाशों की जो है कीमत लगा रहे हैं? ये भी आ जाता है अगर सरकार मुआवज़ा घोषित कर देती है तो। देखिए, मैं समझता हूँ फिर तो मुआवजे के ऊपर बैन ही लगा देना चाहिए। हुँ, कुंभ में चुपचाप आपने 5-5 लाख रुपए दिए, किसके कौन से अकाउंट से गए, जनता को पता ही नहीं चला, हुँ, क्योंकि आपकी नाकामी थी, आपको छुपाना था। हुँ, सैकड़ों लोग मर गए वहाँ, वहाँ भी किसी की जवाबदेही नहीं। पहलगाँव हुआ, किसी की जवाबदेही नहीं। पुलवामा हुआ, किसी की जवाबदेही नहीं। यहाँ इतना बड़ा अभी ये घटना हुई, किसी की जवाबदेही नहीं। हुँ, हालत ये है कि ये केवल और केवल हिंदू-मुसलमान करके देश को चलाना चाहते हैं। ना युवाओं की चिंता है, ना आम आदमी की जान की चिंता है, ना रोज़गार देना चाहते हैं लोगों को ये। रेल के इतने बड़े-बड़े एक्सीडेंट हो गए, बालासोर हुआ, वहाँ पर भी रील हुँ, बन रही थी, और कानपुर 2016 मुझे याद है कि एनआईए ने जाँच की और एनआईए ने किसी को दोषी नहीं पाया, हुँ, और केस जो है वो बंद हो जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह हुँ, की असंवेदनशील सरकार वहाँ पर बैठी है। रेल में लाखों पद खाली पड़े हैं। हुँ, सिविल एविएशन में लाखों पद, लाखों तो नहीं कहूँगा, हज़ारों पद खाली पड़े हैं। मतलब 50-50, 40-40%, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, चाहे डीसीए हो, चाहे कहीं पर सिविल एविएशन मंत्रालय हो, कितनी पोस्ट खाली पड़ी सरकार को ही नहीं पता। हुँ, अगर सरकार पोस्ट नहीं भरेगी तो काम कौन करेगा? चेक कौन करेगा? रूटीन के चेक कौन करेगा? हुँ, हम ये नहीं कह रहे कि अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि क्या कारण रहा इस हुँ। दुर्घटना का। बहुत दुखद दुर्घटना है। क्योंकि मेरे तो सिमिलर स्वयं के एक हाँ, रिलेटिव जो हैं, वो इसमें चले गए। अच्छा। तो दुर्भाग्य ये है कि कोई बोलने वाला नहीं। सर, इसी तरह का पैटर्न हमने रेलवे में भी देखा था। रेलवे में
जो सेफ्टी और मेंटेनेंस चेक करते हैं उन लोगों के पद खाली थे। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि डीजीसीए में 53% खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे पद। सिमिलर कारण नहीं है कि जैसे जिस वजह से बालासोर हुआ, जिस वजह से कानपुर हुआ, बंगाल का रेलवे एक्सीडेंट हुआ, क्या सिमिलर कारण देखे जा देखिए, सकते हैं मुझे इसमें? लगता है माननीय राहुल गांधी जी ने तमाम विषय पहले भी उठाए हैं। जी। लोको पायलट जो हैं, जो रेल का इंजन चलाते हैं, वो हम्म। डबल डबल ड्यूटी दे रहे हैं। उनके पास वॉशरूम की जगह नहीं है, उनको सोने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। हम्म। और ये सरकार आई थी, मोदी जी ने नारा दिया था, भाइयों बहनों मित्रों, मर जवान मर किसान। याद होगा। आज किसानों का सुसाइड रेट बढ़ रहा है, हम्म। शहादत लगातार होती चली जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सरकार किसी भी रूप में हम्म। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रोजगार पकौड़े तल लो, हम्म। क्राइम बढ़ रहा है तो समाज सुधर जाए, एक्सीडेंट हो गए तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया। इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं पर भी जब इस तरह का वातावरण रहेगा तो सरकार से जनता का भरोसा उठता है। मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर किया, इस वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति को क्रेडिट मिलता है देश में, चाहे जो हो जाए, एक व्यक्ति को क्रेडिट मिल रहा है, कहीं रेलवे ब्रिज ओपन हो रहा है, कोई छोटा सा जो है क्लिनिक ओपन हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, एक व्यक्ति को क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आती है तो हम नागरिक उड्डयन मंत्री को भेज देते हैं, रेलवे मंत्री को भेज देते हैं। एक आदमी का क्रेडिट तो एक आदमी की जिम्मेदारी क्यों नहीं? देखिए, पूरी तरह से एक रेल के इंजन को भी हरी झंडी दिखानी होती है। एक डब्बा भी नया बनकर आया तो मोदी जी जाएंगे, रेल मंत्री कहाँ है किसी को पता ही नहीं होता है। 20-20 कैमरे लेके जब उद्घाटन करने और उनको शुरू करने आप जाते हम्म। हैं हम्म। तो आप जिम्मेदारी भी लीजिए। देश के प्रधानमंत्री को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे कार्यकाल में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, मैं देश से माफ़ी मांगता हूँ और मैं उड्डयन मंत्री को तुरंत सस्पेंड करता हूँ। अब तो कोई एयरलाइंस भी सरकार के पास नहीं है। आज तो केवल कंट्रोल करना ही आपके पास है। आप कंट्रोल भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके आने के बाद बहुत सारी एयरलाइंस बंद हुई, चाहे वो जेट हो, चाहे तमाम चीज़ें हों। आज स्पाइस जेट भी बंद होने के कगार पर है। हम्म। आज हालत ये है कि ना टिकट के किराए पर कंट्रोल है इनका। कुंभ के हम्म। टाइम पे 50-50, 60-60 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तक टिकट चले जाते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ 25-25 हज़ार का टिकट हो जाता है। कोई कंट्रोल नहीं है इनका। हम्म। वहाँ पर एयरपोर्ट सारे बेच मारे अडानी और अपने मित्रों को। वहाँ पर 200-200 रुपये, 250-250 रुपये की पानी की बोतल मिल रही है और सरकार सो रही है। मोदी जी, जब हर चीज़ का पॉजिटिव क्रेडिट आप बाहें फैला कर लेते हैं तो अब जो ये हुआ इसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। लेकिन तुरंत सिविल एविएशन हम्म। मिनिस्टर को तुरंत बर्खास्त कीजिए। हम्म। लेकिन जैसे अडानी के बारे में बड़ी बातें सामने आती हैं कि अडानी को सारा मेंटेनेंस का सारा ठेका दे दिया गया। इस बार ये स्वर नहीं सुनाई दिया कि अडानी की भी तो गलती हो सकती है। हमें इस बार ये स्वर कम सुनाई दे रहा है। कोई कारण है इसका क्या? देखिए, ऐसा कोई कारण नहीं है अभी, क्योंकि टाटा की एयरलाइंस है हम्म। और अडानी केवल ग्राउंड के ऑपरेशंस देखते हैं। तो मुझे लगता है टेक्निकली किसी एक नतीजे पर पहुंचना अभी बहुत सही नहीं होगा। हम्म। लेकिन इतना ज़रूर है कि देश की जनता चेक करे कि गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो भी अडानी को दिया गया है। क्या उसमें 400-500 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पहले लग गया था और उसके बाद अडानी को दिया गया है? वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से जो हवाई अड्डे बने, जो बंदरगाह बने, पोर्ट बने, रेलवे स्टेशन बने, वो प्राइवेट लोगों को कौड़ियों के भाव में नहीं दिए जाने चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट से 40-50 हज़ार करोड़ रुपया सालाना कमा रही है। बजट में रखती है कि डिसइन्वेस्टमेंट से हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद अगर हवाई जहाज गिरता है तो पूरे देश का सर शर्म से झुकता है। अमेरिका में लगभग 400 एयरलाइंस हैं। हम्म। 400 एयरलाइंस। सबसे ज़्यादा एयर ट्रैफिक वहीं चलता है। एक भी एयरलाइंस अमेरिका में गवर्नमेंट की नहीं है, हम्म। लेकिन कंट्रोल जिस ढंग से वो करते हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो इसी सारे के सारे हाँ, सवाल जो हैं वो सरकार से पूछे जाने चाहिए। इसी इसी चीज़ में मैं आ रहा था। पिछले 3 महीने पहले ही की खबर है। बोइंग कंपनी के सीईओ को अमेरिका की कांग्रेस बुलाती है और सवाल पूछे जाते हैं उनकी सिक्योरिटी को लेके, और तमाम तरीके के सवाल होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। और
इसमें एक विसल ब्लोअर सामने आते हैं बोइंग कंपनी के ही, जो कहते हैं कि मैं खुद इस जहाज़ में बोइंग 787 में नहीं चढ़ूंगा। और सवाल इतने तीखे होते हैं कि आखिरी में जाके सीईओ को रिजाइन करना पड़ता है। इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद क्या भारत में की जा सकती है, टाटा पर, बोइंग पर, चाहे किसी भी तरह की कंपनी पर? देखिए, मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर मैं कहूँगा कि जो भी व्यक्ति या जो भी संस्थान इसके लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है, कौन टेक्निकल लोग थे, ग्राउंड ड्यूटी वाले थे, एयरलाइंस वाले थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले लेकिन थे। जिस तरह का ठेकेबाजी जो चल रही है, सिक्योरिटी पे हो, क्लीनिंग पे हो, मतलब हम तो अब सफाई कर्मचारी भी ठेके पे रखने लगे हैं। जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जब डिस्क्रिपेंसी मिलती हैं तो टेंडर भी कैंसिल नहीं होते हैं। देखिए, आज हालत ये है कि आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाइए, सीआईएसएफ का स्टाफ लगातार घटता चला जा रहा है। एक कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसए करके, आपको सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर अंदर भी सिक्योरिटी चेक में भी सब जगह एक ही कंपनी के मिल रहे हैं। ये भी तहकीकात का विषय है, कंपनी किसकी है, इसका मालिक कौन है असल में। हालत ये है कि गैस के सिलेंडर बनेंगे तो पता चलता है बीजेपी के रिश्तेदार बना रहे हैं। जन औषधि केंद्र हैं तो पता चलता है नड्डा जी का भी मामला कुछ इसमें रोल है। आज जो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस एयरपोर्ट्स पर काम कर रही हैं, ये किसके इशारे पर काम कर रही हैं, कौन है इनके पीछे? सिक्योरिटी कहीं हम सिक्योरिटी को धता तो नहीं बता रहे हैं। इतनी बड़ी चीज़ जब सामने आ रही है, सारी जांच होनी चाहिए। केवल एक हवाई जहाज़ तक जांच सीमित नहीं रहनी चाहिए। एयरपोर्ट पे क्या क्या हो रहा है, एयरपोर्ट्स के सबके फायर लाइसेंस हैं कि नहीं हैं। पूरे एयरपोर्ट्स को मॉल में तब्दील कर दिया, किराया कमा रहा है अडानी हर जगह। इसी अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक पर चले जाइए, आज से 4 साल पहले जाइए और आज का पिक्चर देखिए, सब शोरूम मॉल बना के किराया कमा जा रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूँ मैं कि कितने लाखों रुपए के किराए पे छोटी छोटी जगह चाय की और वो हैं, और चाय फिर वो 200 रुपये में बेचते हैं। किराया कौन कमा रहा है? अडानी। और पैसे किसकी जेब से जा रहे हैं? एक जब ब्रेड सैंडविच और ब्रेड पकौड़ा और एक छोटी सी इडली की प्लेट 250, 300, 500 रुपए की जब बिकती है, किसकी जेब से जा रहा है? पानी की बोतल जब 250 रुपए की आदमी खरीदता है। हालत ये है अगर कि इसके बदले अगर अच्छी सर्विस, अच्छी सेफ्टी मिल जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि सर्विस मिले तो सही, लेकिन सर्विस का प्राइस तो कोई निर्धारित होगा। अहमदाबाद डोमेस्टिक T1 पर जाकर देखिए, लोगों के लिए बैठने की जगह नहीं है, बुजुर्ग और महिलाएं खड़े रहते हैं। लेकिन अडानी ने पूरे एयरपोर्ट को अपना मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। मॉल में कन्वर्ट कर दिया जाना, देखिए व्यापार का मकसद तो मुनाफा होता है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उस मुनाफे के साथ साथ अगर सिक्योरिटी से 1% का भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है तो वो जघन्य पाप माना जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी लोगों की जान की कीमत पर जो है वो तब्दील हो जाती है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।